हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। बहुत जल्द सीटेट का फॉर्म आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। हो सकता है कि इसी वीक के लास्ट में या फिर नवंबर फर्स्ट वीक तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए, इसलिए अभी से तैयारी में लग जाइए। आज हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे। आज के हमारे चैप्टर का नाम है राज्य से साम्राज्य। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने हिस्ट्री की प्लेलिस्ट बना दी है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। तो देर न करते हुए आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, एक बार मैं आपको इस पूरे चैप्टर का ओवरव्यू दे दूं कि इस चैप्टर में क्या कुछ खास दिया हुआ है। यहाँ पर दरअसल एक रोशन नाम की लड़की की बात हो रही है, जिसके जन्मदिन के अवसर पर उसके दादाजी उसे करक नोट देते हैं, जिस पर बने शेर के चित्र को देखकर रोशन सोचने लगती है कि आखिर यहाँ शेर क्यों बने हुए हैं। आज के इस चैप्टर में हम बेसिकली सम्राट अशोक के बारे में पढ़ेंगे। ओके, हम जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। जिन शेरों के चित्र हम रुपये पैसों पर देखते हैं उसका एक लंबा इतिहास है, उसके पीछे एक लंबी कहानी है। उन्हें पत्थरों को काटकर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। और इन शेरों को क्या था कि पत्थरों को काट कर बनाया गया था और फिर उन्हें सारनाथ, जो कि पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था, जो कि वाराणसी के निकट उत्तर प्रदेश में स्थित है, वहाँ पर स्तंभ पर स्थापित किया गया था। बढ़ते हैं आगे। इतिहास के महानतम राजाओं में एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्तीर्ण किए गए। जो इतिहास के महानतम राजा जो सम्राट अशोक है, जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे, उन्हीं के निर्देश पर इन शेर के स्तंभ जैसे और कई स्तंभ हुए या फिर पत्थर के अभिलेख हुए, वो उत्कीर्ण किए गए थे। इसके पहले कि हम यह जानें कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। अब हम यह जानेंगे कि आखिर जो सम्राट अशोक थे, उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता था। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना किसने की थी? जो अशोक के दादाजी थे चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या फिर जिन्हें हम कौटिल्य के नाम से जानते हैं, जो एक बुद्धिमान व्यक्ति थे, उन्होंने चंद्रगुप्त की सहायता की थी मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने में। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं। और चाणक्य, ये जो कौटिल्य हैं जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी, तो चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में देखने को मिलते हैं। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। ये जो मौर्य साम्राज्य है उसके अंदर बहुत सारे नगर थे। मानचित्र में उन्हें काले बिंदुओं से दिखाया गया है। आपको मैं एक बार मैप में दिखा दूं। जो साम्राज्य के जो नगर थे उनको मैं आपको मैप में दिखा देती हूँ। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। और इन नगरों में भी जो साम्राज्य की राजधानी थी, जैसे पाटलिपुत्र हुआ, उज्जैन हुआ और तक्षशिला हुआ, वो ज़्यादा प्रमुख थे। ओके, मैं आपको एक बार मैप पर ले चलती हूँ। ये रहा मैप, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है उज्जैन, ये है तक्षशिला और यहाँ है पाटलिपुत्र। ये तीनों जो राजधानियाँ थी वो ज़्यादा ही प्रमुख थी, ज़्यादा ही महत्वपूर्ण थी। ओके, तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। और ये जो तक्षशिला था ये उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। और दूसरी तरफ ये जो उज्जैन मैंने आपको मैप में दिखाया है, वह उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जो जाने वाला रास्ता था उसके बीच में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। और ऐसा अनुमान है कि ये जो नगर थे उनमें व्यापारी, सरकारी अधिकारी या फिर शिल्पकार रहा करते थे। ओके,
पीछे एक पॉइंट छूट गया है, यहाँ पे वंश के बारे में दिया गया है कि आखिर वंश किसको कहते हैं। जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। हम सभी जानते हैं कि जब एक ही परिवार के जो कई सदस्य होते हैं वो एक के बाद एक राजा बनते जाते हैं तो उन्हें ही वंश कहा जाता है। मौर्य वंश के 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक। चूँकि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त ने। तो चंद्रगुप्त का बेटा कौन था? बिंदुसार। और बिंदुसार का जो पुत्र हुआ वो अशोक था, जिसके बारे में हम आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। ये जो साम्राज्य मौर्य साम्राज्य था, इसके बहुत बड़े क्षेत्र में क्या था कि किसान और पशुपालक के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था, जबकि मध्य भारत का जो ज़्यादातर हिस्सा था वह जंगलों से भरा हुआ था। वहाँ पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। और मध्य भारत का जो भाग था जहाँ पे जंगल भरा हुआ था, वहाँ के लोग फल फूल का संग्रहण करते थे और जानवरों का शिकार करके ही अपनी जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। और ये जो मौर्य साम्राज्य था, इसके अलग अलग मतलब अलग अलग जगहों पे अलग अलग इलाकों में जो लोग थे वो भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाएँ बोलते थे। आज भी हम देखते हैं कि जो कश्मीर में, भारत के जो उत्तर वाला भाग है, जो कश्मीर वाला भाग है, वहाँ पर जिस प्रकार की भाषा बोली जाती है, आप साउथ में चले जाइए तमिलनाडु तरफ तो आपको दूसरा ही भाषा देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह अभी भी जो विभिन्न जगहों पर विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। तो उस टाइम पे भी यही था कि नगर के जो अलग अलग जगह थे, अलग अलग इलाके थे, वहाँ पे अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती थी। वे लोग शायद अलग प्रकार का भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। ये तो आज भी हम लोग देखते हैं कि अलग अलग जगहों पर लोग अलग अलग प्रकार के भोजन करते हैं, उनके यहाँ का व्यंजन अलग अलग फेमस होता है और अलग अलग प्रकार के अवसर पर वे लोग अलग अलग प्रकार के पोशाक भी पहनते हैं। तो उस टाइम पे भी यही पैटर्न चल रहा था कि हम कह सकते हैं कि उसी टाइम का पैटर्न अभी भी चल रहा है कि जो लोग होते हैं वो विभिन्न जगहों के जो होते हैं वो विभिन्न प्रकार के पोशाक पहनते हैं और विभिन्न प्रकार की भाषाएँ बोलते हैं। ओके। जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं उन्हें लाल बिंदुओं से दिखाया गया है। ये सारे इलाके साम्राज्य के भीतर थे। एक मिनट मैं आपको दिखा दूं मैप में कि जो अशोक के शिलालेख कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जितने भी लाल बिंदु से आपको डिनोट किया गया है, जैसे हुआ कलिंग हुआ, यहाँ पे रूपनाथ हुआ, यहाँ पे सांची हुआ, यहाँ पे सारनाथ हुआ, ये जहाँ भी आपको लाल पॉइंट दिख रहे हैं वहाँ से अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए। बढ़ते हैं आगे। राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है? चूँकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की ज़रूरत होती है। जो साम्राज्य है, जो हम साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं अभी, मौर्य साम्राज्य के बारे में, तो ये जो साम्राज्य होते हैं वो राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए अधिक सेनाओं की आवश्यकता पड़ती है। और जाहिर सी बात है, यदि एरिया बड़ा होगा तो उसकी रक्षा के लिए अधिक सेनाओं की आवश्यकता होनी ही है। इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत होती है। और इसी कारण से क्या है कि सम्राट जो होते थे, जो साम्राज्य के सम्राट होते थे, उनको राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की, ज़्यादा औजारों की या फिर ज़्यादा सेनाओं की आवश्यकता होती है। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की ज़रूरत होती है। और इसी कारण क्या था कि इन जो सम्राट होते थे, इन सम्राटों को बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की आवश्यकता होती थी। ओके। साम्राज्य का प्रशासन, चूँकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। चूँकि मौर्य साम्राज्य क्या था कि बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। एक जगह से शासन करना संभव नहीं था, इसलिए इसको क्षेत्रों में बांटकर इस अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। और ये जो पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाके थे, उस पर जो सम्राट अशोक थे उनका सीधा नियंत्रण, सम्राट अशोक हुए या फिर जो चंद्रगुप्त मौर्य हुए या फिर बिंदुसार हुए, उनका सीधा नियंत्रण होता था।
इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। और इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इलाके के गांव और शहर के किसान, पशुपालक और शिल्पकार और व्यापारी से कर इकट्ठा करने के लिए राजा को क्या करना पड़ता था? अधिकारियों की नियुक्ति करना पड़ता था। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे, अधिकारी उनको सजा भी देते थे, और जो भी लोग राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे उनको सजा भी दिया जाता था। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था, और ये जो अधिकारी नियुक्त किए गए थे कर वसूलने के लिए, उनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नज़र रखते। ये जो संदेशवाहक होते थे वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, और जो राजा के जासूस होते थे वो अधिकारियों के कार्यकलाप पर नज़र रखते थे कि कौन क्या कर रहा है। इन सब के ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। और सबके ऊपर कौन था? सम्राट था, जो कि सभी पर नियंत्रण रखता था। बढ़ते हैं आगे। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत क्या था कि कई छोटे क्षेत्र थे या फिर प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था, और इन छोटे क्षेत्रों पर या फिर प्रांत पर तक्षशिला या फिर उज्जैन जैसे जो प्रांतीय राजधानी थे उनके द्वारा शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था, और कुछ हद तक पाटलिपुत्र से भी इन क्षेत्रों पर, इन छोटे छोटे क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था। और अक्सर राजकुमारों को वहाँ राज्यपाल, गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। और अक्सर क्या होता था कि इन छोटे छोटे क्षेत्रों पर जो राजकुमार होते थे उनको राज्य का राज्यपाल, जिसको हम गवर्नर कहते हैं, बनाकर भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। और ऐसा लगता है कि इन जगहों पर क्या था कि स्थानीय परंपराओं, जो वहाँ के कल्चर थे, वहाँ के जो परंपराएं थी आसपास की, उन्हीं परंपराओं या फिर नियमों को माना जाता था। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। ये जो प्रादेशिक केंद्र थे के बीच बहुत बड़ा क्षेत्र था, और इनके इलाकों में मौर्य शासक क्या करते थे? सिर्फ मार्गों और नदियों पर ही नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण था। ये जो नदियाँ थी या फिर मार्ग थे वो आवागमन के लिए, आने जाने के लिए महत्वपूर्ण थे, इसलिए इस पर मौर्य शासक नियंत्रण रखते थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे उसे इकट्ठा किया जाता था, और इन प्रादेशिक केंद्रों से जो भी संसाधन, कर और भेंट के रूप में मिलते थे उन्हें मौर्य शासक इकट्ठा कर लेते थे। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम कम्बल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि जो उत्तर पश्चिम वाला भाग था वह कंबल के लिए, और दक्षिण भारत जो था वह सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। ओके, बढ़ते हैं आगे। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे, और ये जो संभव है, ऐसा अनुमान है कि ये जो संसाधन थे वो नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। नजराने के रूप में इनको इकट्ठा किया जाता था। नजराने के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे, वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। और अंत में क्या था कि जंगल वाले जो इलाके थे वो आते थे, जहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे, यानी कि वो अपने मन की करते थे। वो लोग पूरे तरीके से स्वतंत्र थे, उन पर सम्राट का कोई उतना नियंत्रण नहीं था। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें ला कर दें। और ये जो जंगल में रहने वाले लोग थे उनसे यह उम्मीद की जाती थी, यह अपेक्षा की जाती थी कि ये लोग मौर्य पदाधिकारियों को, जैसे हाथी हुआ, जंगल से जो मिलने वाले संसाधन थे, जैसे हाथी हुआ, लकड़ी हुआ, मधु हुआ और मोम, ये सारी चीज़ें ला कर दें। ओके,
नजराना, यहाँ नजराना के बारे में दिया हुआ है कि आखिर नजराना किसे कहते हैं। जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे वहीं नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। कर और नजराना में क्या अंतर है कि कर जो है वो नियमित रूप से इकट्ठे किए जाते थे, जबकि नजराना जो है वो अनियमित रूप से जब संभव हो अपने सुविधा के हिसाब से इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। और नजराना किस रूप में लिए जाते थे? विविध पदार्थों के रूप में। और किस प्रकार के लोगों से लिए जाते थे? ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से, जो अपनी इच्छा से इसे देते थे, उन्हीं लोगों से नजराना वसूल किया जाता था। राजधानी में सम्राट। मेगास्थनी चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ये जो मेगास्थनी है वो चंद्रगुप्त मौर्य जो है उनके दरबार में पश्चिम एशिया के जो यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर थे उनका राजदूत बनकर आया था मेगास्थनी। ओके, मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया। जो मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जब वह आया तो उसने जो कुछ भी देखा उनके दरबार में उसका विवरण यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। यह इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। यहाँ हम उसके विवरण का एक अंश देख रहे हैं। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। और सम्राट जो होते थे वो जब जनता के सामने जाते थे अवसरों पर तो शोभा यात्रा के रूप में, जश्न के रूप में मनाया जाता था। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। और सम्राट के जो अंगरक्षक होते थे, जो उनके बॉडीगार्ड होते थे, वो सोने और चांदी के अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पैरों को लेकर चलते हैं। इन पैरों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। और कुछ अंगरक्षक, कुछ बॉडीगार्ड जो होते हैं वो पैरों को साथ लेकर चलते हैं। और इन पैरों पर जो तोतों को क्या किया जाता था, ट्रेनिंग दिया जाता था। और ये जो तोते होते थे वो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते थे। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। और ये जो राजा होते थे, जो सम्राट होते थे, वो क्या होता था जनरली कि जो हथियार धारण किए जो महिलाएं होती थी उनसे घिरे होते थे। वे हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश ना करे। और ये जो सम्राट होते हैं वो हमेशा इस बात से डरते रहते थे कि कहीं कोई उनकी हत्या ना कर दे। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। और ये जो सम्राट होते थे वो जब खाना खाने बैठते थे तो उनके जो खास नौकर होते थे तो सम्राट के खाने से पहले वो उस खाना को चखते थे कि कहीं उस खाने में कहीं कुछ मिलाया तो नहीं है। और ये सम्राट कभी भी एक कमरे में लगातार 2 रात नहीं सोते थे। इनको अपने जान की इतनी डर बनी रहती थी। ओके, पाटलिपुत्र आधुनिक पटना के बारे में। अब हम पाटलिपुत्र जिसका नाम आधुनिक पटना जिसे हम पटना के नाम से जानते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। पाटलिपुत्र एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यहाँ पे मेगास्थनीज पाटलिपुत्र की विशेषताएं बता रहा है जो मैं आपको बता रही हूँ। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार है। और ये जो पाटलिपुत्र है वह एक विशाल या बहुत बड़ा प्राचीर से घिरा हुआ है जिसमें कि 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। 2 और 3 मंजिल वाले जो घर होते थे वो लकड़ी और फिर कच्ची ईंटों के बने होते थे। राजा का महल भी काठ से बना है जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। और पाटलिपुत्र में जो राजा का महल था वह भी काठ यानी कि लकड़ी से बना हुआ था जिसे कि पत्थर की नक्काशी से अलंकृत सुसज्जित किया गया था। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। और यह जो सम्राट का महल होता था वह चारों तरफ से उद्यानों यानी कि बागानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा होता था। बढ़ते हैं आगे। अशोक एक अनोखा सम्राट। अब हम सम्राट अशोक के बारे में पढ़ेंगे कि अशोक जो थे उनको अनोखा सम्राट क्यों कहा गया है, उनकी क्या विशेषताएं थी, उन्होंने क्या क्या अपने शासनकाल में काम किए थे। ओके,
अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। ये जो सम्राट अशोक थे वो मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। और सम्राट अशोक जो थे वो पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा क्या किया था कि जनता तक अपने संदेशों को, अपनी भावनाओं को पहुंचाने की कोशिश की थी। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। और सम्राट अशोक के जो अभिलेख हैं वो ज़्यादातर क्या हैं कि प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में है। प्राकृत भाषा आपको पता है जो आम लोगों की बोलचाल की भाषा होती है उसे ही प्राकृत भाषा कहा जाता है। अशोक का कलिंग युद्ध। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। ये जो कलिंग है वह तटवर्ती उड़ीसा का पुराना नाम है, प्राचीन नाम है। मानचित्र 5 पृष्ठ संख्या 64 देखो, मैं आपको एक बार मानचित्र में दिखा देती हूँ कि कलिंग कहाँ पर स्थित है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहा कलिंग जो कि उड़ीसा का प्राचीन नाम है। बढ़ते हैं आगे। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा। और अशोक ने क्या किया, सम्राट अशोक ने कि कलिंग को जीतने, कलिंग पर विजय प्राप्त करने के लिए एक युद्ध लड़ा था। लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। लेकिन युद्ध के दौरान जो खून खराबा हुआ या फिर लोगों की मृत्यु हुई, उससे क्या हुआ कि अशोक का, जो सम्राट अशोक थे, उनका युद्ध के प्रति घृणा हो गया, उनको वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। और इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि सम्राट अशोक ने निर्णय लिया कि वे कभी भी भविष्य में युद्ध नहीं करेंगे। वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख। यहाँ पे कलिंग युद्ध का जो अशोक के अभिलेख में वर्णन दिया हुआ है उसका यहाँ पे वर्णन दिया हुआ है। तो इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देती हूँ। अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। अपने एक अभिलेख में अशोक ने क्या कहा था कि जब अशोक राजा बने थे उसके 8 साल के बाद उन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। और इस युद्ध में क्या हुआ था कि लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए थे और 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे। इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? और इसके फलस्वरूप क्या हुआ था कि इन सारी घटनाओं को देखकर सम्राट अशोक जो थे उनको बहुत ज़्यादा ही दुख हुआ था। और ये सोच रहे हैं कि क्यों मुझे दुख हुआ इस बात का। जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। क्या होता है कि ये अशोक जो है वो खुद अपना वृत्तांत लिख रहे हैं इस अभिलेख में कि कलिंग विजय के दौरान क्या सा हुआ था, वही यहाँ पे दिया गया है कि जब एक स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो उसमें लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे लोग बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं और इस युद्ध में ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या फिर अपने प्रियजनों को खो देते हैं। जाहिर सी बात है, युद्ध में या तो व्यक्ति मारा जाता है या फिर अपने जब उसे बंदी बना लिया जाता है तो उसे अपने प्रियजनों को खोना पड़ता है। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। और इसी कारण से क्या था कि सम्राट अशोक को पश्चाताप हो रहा था कि क्यों मैंने ये युद्ध लड़ा और इस युद्ध में इतने सारे लोग मारे गए, इतने सारे लोग अपने सगे संबंधियों से अलग हो गए, इसी का उनको पश्चाताप हो रहा था। अब मैंने धर्म पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। और कलिंग विजय के फलस्वरूप सम्राट अशोक ने क्या किया, धर्म पालन करने का निश्चय किया और दूसरों को धर्म पालन करने की शिक्षा देने का निर्णय लिया। ओके, मैं मानता हूँ कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। और उनका मानना था कि जो धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीता जा सकता है वो कहीं भी जो युद्ध में विजय प्राप्त करते हैं उससे कहीं ज़्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें। और उन्होंने इसे अभिलेख में लिखा था कि मैं इस अभिलेख को इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद जो मेरे बेटे हो या फिर मेरे पोते हो वो भी युद्ध ना करें। ओके,
इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धर्म को कैसे बढ़ाया जाए। युद्ध करने के बदले इन लोगों को यह सोचना चाहिए कि धर्म को कैसे आगे बढ़ाया जाए। धर्म संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृत रूप है, और ये जो धर्म शब्द है वह संस्कृत शब्द धर्म का ही प्राकृत रूप है, यानी कि धर्म शब्द का जो कि संस्कृत का शब्द है उसका ही आम बोलचाल का शब्द है धर्म। ओके, बढ़ते हैं आगे। अशोक का धर्म क्या था? अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। ये जो अशोक का धर्म था उसमें किसी देवता की पूजा नहीं की जाती थी अथवा कोई भी प्रकार का यज्ञ कर्मकांड नहीं किया जाता था। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं वैसे ही उनका यह कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दें, और उनको लगता था, उनके धर्म का यह मतलब था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार, अच्छे संस्कार देते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका भी कर्तव्य, यह मेरा भी कर्तव्य है कि मैं अपनी प्रजा को अच्छे उपदेश दूं, अच्छे निर्देश दूं। ओके, उनके धर्म का यही मतलब था। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। सम्राट अशोक जो थे वो बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी, और ऐसी बहुत सारी समस्याएं थी जिनके प्रति उनके मन में संवेदनाएं थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे, और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। और उनका जो साम्राज्य था चूँकि बहुत बड़ा था, इसलिए उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों के मानने वाले लोग रहते थे, जिससे क्या होता था कि कई बार टकराव, आपस में विवाद होने की स्थिति भी पैदा हो जाती थी। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। और क्या होता था कि जो इनके साम्राज्य में लोग रहते थे वो लोग जानवरों की बलि चढ़ाते थे और दासों तथा नौकरों से के साथ क्रूर व्यवहार यानी कि अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। इनके अलावा परिवार में वो पड़ोसियों के बीच भी झगड़े रहते थे। इसके अलावा क्या था कि परिवार में भी या फिर पड़ोसियों के साथ भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है, और अशोक को यह एहसास हुआ, सम्राट अशोक को, कि इन समस्याओं का निदान करना ही उनका कर्तव्य है। इसलिए उन्होंने धम्म महामात नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धर्म की शिक्षा देते थे। और इसलिए इस समस्या का समाधान करने के लिए उन्होंने क्या किया, धम्म महामात नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो क्या करते थे, जगह जगह जाकर धर्म की शिक्षा देते थे। ओके, उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर की इस मूर्ति को देखो। आपको मैं इमेज में दिखा देती हूँ। यहाँ पे इस इमेज की बात हो रही है, ठीक है। यह बिहार के रामपुरवा ज़िले में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है, और यह जो मैंने आपको नीचे फिगर दिखाया वो कहाँ मिला है, बिहार के रामपुरवा ज़िले में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है, और अभी इसे कहाँ रखा गया है, जो हमारा प्रेसिडेंट हाउस है वहाँ पर रखा गया है। यह उस समय की मूर्तिकला का एक नमूना है, और यह मूर्ति जो है वह मौर्यकाल की मूर्तिकला का एक उत्कृष्ट नमूना है। बढ़ते हैं आगे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए, और इसके अलावा क्या था कि अशोक ने अपने संदेश, अपने जो उनके मैसेज थे वो, और मैसेज कई स्थानों पर, पत्थरों पर और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते थे, और जो उनके अधिकारी होते थे उनको यह आदेश दिया गया कि वो राजा के जो संदेश हैं जो कि खुदवाए गए हैं या फिर उत्कीर्ण करवाए गए हैं पत्थरों पर, वो लोगों को पढ़कर सुनाए, क्योंकि वो खुद पढ़ नहीं सकते थे। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीक में दूत भेजे, और अशोक ने क्या किया, अपने धम्म के विचारों को प्रचार प्रसार करने के लिए सीरिया, मिस्र तथा ग्रीस में अपने दूत भेजे। अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को इसी कार्य हेतु उसने श्रीलंका भेजा, और धम्म के प्रचार प्रसार के लिए ही उन्होंने सम्राट अशोक ने अपने पुत्र जिनका नाम महेंद्र था और उनकी पुत्री जिनका नाम संघमित्रा था को श्रीलंका भेजा था। ओके,
उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। इसके अलावा क्या था कि सम्राट अशोक ने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह भी बनवाए और उन्होंने मनुष्यों व जानवरों की चिकित्सा के लिए भी व्यवस्था की थी। ओके। अपनी प्रजा के लिए अशोक का संदेश। अब हम देखेंगे कि उन्होंने अपनी प्रजा को क्या संदेश दिया था। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चे का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर और जब यात्रा शुरू करते हैं, तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं। उनका मानना था कि जो लोग हैं वो विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं, जैसे कि जब लोग बीमार होते हैं या फिर बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर, तो उनके नज़र में ये सब कर्मकांड किसी काम के नहीं हैं। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज़्यादा फलदायी होगा। उनका कहना था कि इन अनुष्ठानों के बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने, जैसे हुआ कुएँ खुदवाना हुआ, बगीचा लगवाना हुआ, ये सब काम करे तो वो ज़्यादा फलदायी होगा, वो ज़्यादा सुखदायी होगा। ये अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या है? ये अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या है? ये है अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना। और ये जो अन्य प्रकार की रीतियाँ हैं जो अशोक ने कहा है कि आप इस कर्मकांड अनुष्ठान करने के अतिरिक्त अगर यदि आप के अलावा बदले यदि आप अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश। अब हम पढ़ेंगे कि सम्राट अशोक ने अपनी प्रजा को क्या संदेश दिए थे। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चे का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर और जब यात्रा शुरू करते हैं, तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं। सम्राट अशोक का मानना था कि जो लोग हैं वो विभिन्न अवसरों पर विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान करते हैं, जैसे कि वह जब लोग बीमार पड़ते हैं या फिर जिनके यहाँ बच्चे पैदा होते हैं या फिर बच्चों का विवाह होता है या फिर यात्रा शुरू करते हैं, तो लोग तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। जबकि उनका मानना था कि ये सारे कर्मकांड किसी काम के नहीं हैं। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज़्यादा फलदायी होगा। उनका कहना था कि इन कर्मकांडों के बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज़्यादा सुखदायी होगा, ज़्यादा फलदायी होगा। ये अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या हैं और ये रीतियाँ कौन कौन सी थी? ये है अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना। और ये रीतियाँ क्या थी? दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना हुआ, सभी जीवों पर दया करना हुआ, ब्राह्मणों और श्रमणों को दान देना इत्यादि। अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरों के धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत हैं। उनका कहना था कि अपने धर्म की प्रशंसा करना या फिर दूसरों के धर्म की निंदा करना, दोनों ही बात गलत है। ना तो अपने धर्म की प्रशंसा करनी चाहिए और ना दूसरों के धर्म की निंदा करनी चाहिए। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए और सभी को दूसरे के धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरों के धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। और उनका कहना था कि यदि कोई व्यक्ति अपने धर्म की बड़ाई कर रहा है लेकिन दूसरे धर्म की बुराई कर रहा है तो वास्तव में वह क्या कर रहा है? अपने धर्म को ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उनका आदर करना चाहिए। और इसलिए क्या था कि प्रत्येक व्यक्ति को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझना चाहिए और उसका आदर करना चाहिए। ओके। ब्राह्मी लिपि। आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई। जो आधुनिक भारत है उसकी ज़्यादातर जो लिपियाँ हैं वो पिछले सैकड़ों वर्षों से किस लिपि में उत्पन्न हुई है? ब्राह्मी लिपि से ही उत्पन्न हुई है। यहाँ आप अ अक्षर को अलग अलग भाषाओं की लिपियों में देख सकते हैं। यहाँ नीचे में आप इमेज में देख सकते हैं, यहाँ विभिन्न भाषाओं में अक्षर अ को दिखाया गया है। ये देख सकते हैं आरंभिक ब्राह्मी लिपि में अ को इस प्रकार से लिखा जाता था। देवनागरी लिपि में अ को इस प्रकार से लिखा जाता है। बांग्ला में इस प्रकार से लिखा जाता है। मलयालम में अ को इस प्रकार से लिखा जाता है और तमिल भाषा में अ को इस प्रकार से लिखा जाता है। तो
तो बस आज का हमारा चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। हमने अशोक के बारे में बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ समझा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।